तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हमने पिछले लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन को बहुत ही डिटेल में समझा था। अब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री को समझने वाले हैं, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट वन और पार्ट थ्री के बीच में पार्ट टू भी है, विच इज अबाउट सिटीजनशिप। वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट इट बट लेटर, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिविंग प्रेफरेंस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो पार्ट थ्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट टू. Why I am saying this, I will tell you in few minutes. So the topic of our discussion today is about fundamental rights. These rights are mentioned in Part 3 of the Indian Constitution. अब तक हमें ये तो पता चल ही गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, these are classified under different parts. Like in Part 1 we have Union and Territory, Articles 1 to 4. Then in Part 2 we have articles about citizenship, from Article 5 to 11. And the fundamental rights are mentioned in Part 3 of the Indian Constitution. This part is considered to be one of the most important part of the Indian Constitution. Why? So पार्ट थ्री जो है, इसमें जो ये फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, ये हमारी पूरी पॉलिटी के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी कंसेप्ट होते हैं, उनमें से 80% कंसेप्ट इन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होंगे। आप जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, हम जो भी इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, चाहे वो लॉ मेकिंग की हो, चाहे वो लॉ इम्प्लीमेंटेशन की हो, वो सारे के सारे कंसेप्ट इन फंडामेंटल राइट से ड्राइव्ड। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिटी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये फंडामेंटल राइट्स है, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर। उसे भी हम डिटेल में समझेंगे। बट एग्जाम के रिगार्डिंग ये पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों, जो पार्ट थ्री है हमारा, राइट, और इसके साथ ही पार्ट फोर विच इज अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दीज आर सम सॉर्ट ऑफ सजेशंस, राइट, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स for the policy makers of independent India to keep these suggestions in mind so that they can frame better laws and establish a better welfare state. तो दोस्तों, यदि हम एनालिसिस की बात करें तो इन दोनों पार्ट से हर साल प्रीलिम्स में 5 to 7 क्वेश्चंस आ जाते हैं इंडियन पॉलिटी। That is why these two parts are one of the most important part of the Indian Constitution when it comes to analysis of previous year question. और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो इस पार्ट की है, वो ये है कि इट एक्ट्स एज बेसिस फॉर अदर कंसेप्ट्स। इट एक्ट्स एज बेसिस फॉर अदर कंसेप्ट्स, एंड दिस मेक्स दिस पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द prestigious civil service examination of UPSC. सो हम इस कंसेप्ट को, हम इस टॉपिक को कैसे कवर अप करने वाले हैं, पहले हमें इसका ओवरव्यू समझ लेना चाहिए। सो वी विल डील विद पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन थ्री स्टेप्स। सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इवॉल्व करेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हम जानेंगे कि क्या है फंडामेंटल राइट्स, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, एंड द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ व्हाट, हाउ एंड व्हाई। वी विल अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, we will understand its evolution or the historical perspective. हिस्टोरिकली फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी कंट्री में, और फिर हम ये भी जानेंगे कि व्हाट आर इट्स नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। हम इस पार्ट को, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने के बाद कवर करेंगे। देन वी विल बी इन बेटर कंडीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द नेचर। जब तक हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे नहीं, तब तक उसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम उतने अच्छे से नहीं समझ सकते। एंड द लास्टली, we will also try to understand what is the need, what is the objective, why they are so important, that today they are the requirement of every democratic society. तो यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें हमारे फंडामेंटल राइट्स की, तो मैं बता दूं कि पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स आर्टिकल्स फ्रॉम 12 to 35। लेकिन जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो देयर इज अ सेवन फोल्ड क्लासिफिकेशन। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर सेवन टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। The first one is right to equality. Right to equality is a sole premise of article number 14 to 18. Then the second right in part 3 is right to freedom. Right, from article 19 to 22. Then we have right against exploitation. इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू of how we will deal with this part of the Indian Constitution. So
Then we have right against exploitation under Article 23 and 24. And then we have right to freedom of religion under Article 25 to 28. And then we have cultural and educational rights which are mentioned in Article 29 and 30. So guys, we also had actually a right to property under Article 31, but this article has been deleted. It is no more a part of fundamental rights. It has been made a legal right by an amendment to the Constitution of India. We will also discuss about it later. So the last one we have is another very important. This right, according to Dr. Bhimrao Ambedkar, was the most important right of the Indian Constitution. According to Dr. Bhimrao Ambedkar, without this right, the Constitution would not have been effective. It would lose the very purpose of giving rights. So the last right is about right to constitutional remedies under Article 32. और दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स मेंशन नहीं है, जैसे कि आर्टिकल 12 और 13 इन द बिगिनिंग, राइट? Article 12 and 13 in the beginning. These articles, how they are different from fundamental rights. So friends, these articles are related to two things. What is a state and under Article 13 which defines what is law. These two things apply on all the articles. ये जो टर्म्स हैं ये सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स में अप्लाई होते हैं, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब करने से पहले ही इन वर्ड्स को, इन टर्म्स को डिफाइन कर दिया गया। लास्ट में हम देखेंगे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बाद तीन और आर्टिकल्स बचते हैं विच आर आर्टिकल 33, 34 एंड 35. These are some sort of exceptions or the rules about the fundamental rights. So this is how we will understand part 3 of the Indian Constitution about the fundamental rights. So friends, now let us understand the meaning and definition of fundamental rights. तो काफी कुछ हमें इसके बारे में इन वर्ड से ही समझ में आ जाता है। फंडामेंटल शब्द का मतलब क्या है? यदि हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट डज फंडामेंटल मीन, तो फंडामेंटल मीन्स समथिंग विच इज बेसिक, समथिंग विच इज एसेंशियल, जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट? तो समथिंग विच इज ऑफ utmost necessary, or we can say something which is important. So the word fundamental means something, right? Something which is basic, something which is essential, जो कि जरूरी है, important है, जिसकी हमें need है, necessity है, right? And then what is the meaning of rights? We have discussed it earlier as well. Rights means some sort of claims, right? कि as a child आपका claim क्या बनता है? As a kid you have the claim of education, you have the claim of nutritious food, right? As a kid, these are the basic necessities of life. So these are some sort of entitlements. राइट्स का मतलब सिंपली इन हिंदी में तो आप इसे समझ ही सकते हैं, इट सिंपली मीन्स अधिकार। एज अ ह्यूमन बीइंग आपके राइट्स क्या है? जैसे कि क्लीन वाटर, एज अ ह्यूमन बीइंग ये आपका राइट है कि आपको एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, आपको अपनी लाइफ को रेगुलेट करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, आपको सेफ्टी मिले। एज अ सिटीजन आपको प्रोटेक्शन मिले, एज अ सिटीजन आपको इक्वालिटी मिले, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आपको फ्रीडम मिले सम सॉर्ट ऑफ, राइट? आप ये डिसाइड कर पाए कि आप कौन सा रिलीजन चाहते हैं अपने लिए। in political process, right to participate in decision making, freedom to criticize the authority, freedom to take part in decision making process, freedom to speak, freedom to express oneself truly। जैसे कि यदि हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, राइट? जहां पर डिक्टेटरशिप है, वहां के लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने का भी पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है। जब वहां के राजा चाहते हैं कि उनके फादर की डेथ हो जाती है तो वो नेशनल मॉर्निंग मंथ सेलिब्रेट करते हैं जिसमें पूरे महीने लोगों को रोना होता है। जब डिक्टेटर आते हैं तो उन्हें हंसकर उनका स्वागत करना पड़ता है, इवन दो दे आर नॉट हैप्पी, राइट? उन्हें इमोशनल होके रोना पड़ता है। सो दे डोंट हैव राइट्स ऑफ एक्सप्रेशन एज कंपेयर टू द सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज, राइट? तो एज अ सिटीजन आपके कुछ राइट्स बनते हैं, बट क्यों इन राइट्स की जरूरत क्यों होती है? इसका भी एक कारण है।
right? So these rights are required for a basic development of any human being. चाहे फिर बात आपकी फिजिकल डेवलपमेंट की हो, चाहे बात फिर आपकी मॉरल डेवलपमेंट की हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की हो, आपको कुछ रिलीजियस राइट्स भी होने चाहिए ताकि आप अपने पसंद के रिलीजन को चूज कर सको, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हार्म द राइट्स ऑफ अदर्स, राइट? आपके कुछ आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सके, आपको एजुकेशन मिल सके प्रॉपर, आपका एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके. That is why these rights are required for the overall all round development of any human being. All round development of human being. So यदि हम इन सारी चीजों को कंबाइन करें तो we get the definition of fundamental rights. So what is it? Fundamental rights are those rights which are basic, which are essential, which are of utmost necessity, which are important. These are the important claims or entitlements. Why? To ensure everyone has proper physical development, moral development, spiritual development, educational development, and all round development. Everything, all kinds of rights which are required to live a good life, you know, to exercise your right to life in a dignified manner. एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें इन राइट्स की जरूरत होती है एज अ सिटीजन इन एनी स्टेट. हमें ये भी समझना होगा कि हमने स्टेट को बनाया ही क्यों है, हमने स्टेट को ये अथॉरिटी ही क्यों दी है कि वो हम पर रूल करे. इसे भी हम इस कंसेप्ट को भी हम समझते हैं. सो पुराने टाइम में जब किंग्स होते थे, जब मोनार्क्स होते थे, राइट, तो जो उनकी प्रजा होती थी उसे हम बोलते थे सब्जेक्ट्स. और आज जब हम स्टेट बन चुके हैं, हम अलग अलग तरह के सिस्टम्स फॉलो करते हैं, कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो कर रहा है, कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ के जो कॉमन मैन है उसे हम सिटीजन बोलते हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिटीजन एंड अ सब्जेक्ट? तो इट इज रिलेटेड विद द डिग्री ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज. हर स्टेट में किसी से सभी सिटीजन के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटी होते हैं. सो जब बात सिटीजन की हो तो सिटीजन के कंसेप्ट में राइट्स ज्यादा होते हैं और ड्यूटीज कम होती है. जब बात सब्जेक्ट्स की हो, जब बात प्रजा की हो, तो राइट्स कम होते हैं, मिनिमल होते हैं और ड्यूटीज ज्यादा होती हैं. यदि राजा कह दे कि आपको आर्मी का हिस्सा बनना पड़ेगा मैंडेटरीली, तो आप बन सकते हैं. बट जब आप सिटीजन हो तो इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन यू टू बिकम अ सोल्जर, राइट? यू कैन चूज एनी अदर प्रोफेशन. जब आप किंग या मोनार्क के अंडर में होते हैं तो आपकी ड्यूटीज टुवर्ड्स द, यू से, your state becomes towards your kingdom, right, or towards your dynasty become more. आपकी ड्यूटीज ज्यादा होती हैं. लेकिन जब आप सिटीजन होते हैं तो आपके राइट्स ज्यादा होते हैं. क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सिटीजन ही स्टेट को अथॉरिटी देता है कि वो उन पर रूल करे थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट, राइट? तो दिस इज द स्ट्रक्चर इन एनी सोसाइटी. हाउ अ स्टेट गेट्स क्रिएटेड? स्टेट बनता ही कैसे? स्टेट बनता तब है जब कोई पॉपुलेशन हो, राइट, जिनके पास एक डिफाइंड टेरिटरी हो, एंड देन ये पॉपुलेशन कुछ अथॉरिटी देती है गवर्नमेंट को, जो कि सॉवरन हो, जो कि अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सके. चाहे वो बात फिर एक्सटर्नल डिसीजन की हो, चाहे बात इंटरनल डिसीजन की हो, वो डिसीजन ले सके फॉर द वेलफेयर ऑफ देम. वो इस सोसाइटी को रेगुलेट कर सकते. पहले के टाइम पे जब किंग्स और क्वींस होते थे तब सोसाइटी उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी क्योंकि पॉपुलेशन काफी लिमिटेड थी. बट टुडे द सोशल सिस्टम्स हैव इंक्रीज. जैसे कि हम बात करें किसी भी सोसाइटी की, तो हमने से पहले भी डिस्कस किया, सोसाइटी इज अ सुप्रा सिस्टम, राइट? लेट अस डिस्कस इट अगेन. द सोसाइटी इज अ सुप्रा सिस्टम. सपोज दिस इज अ सोसाइटी. अब इस सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स का चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम, राइट, जैसे कि सोसाइटी का सिस्टम, राइट, कल्चरल सिस्टम. इन सभी सिस्टम्स का वर्क करना जरूरी है. इन सभी सिस्टम्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना जरूरी है. जैसे कि हम यदि बात करें पाकिस्तान की, तो वहां का जब इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम खराब हुआ, फिर उनका इकोनॉमिक सिस्टम खराब हुआ, तो ऐसे करके पूरी सोसाइटी लॉस में जाने लगती है, पूरी सोसाइटी का नुकसान होता है. तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, ये सिस्टम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो इस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, सोसाइटी को ऑर्डर में रखने के लिए हमें राइट्स की जरूरत पड़ती है. क्यों? तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली करता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स व्हाट आर द पावर एंड अथॉरिटीज, what are the power and authority of state, right? And the second thing that any constitution describe are the rights and ड्यूटीज ऑफ सिटीजन. अब ये जो ड्यूटीज हैं ये कुछ कुछ कंट्रीज में बाइंडिंग होती हैं और कुछ कंट्रीज में नहीं होती. यदि हम बात करें इंडिया की, तो दीज ड्यूटीज आर नॉट बाइंडिंग, बट स्टिल वी हैव सम moral duties to maintain the integrity of the country.
to maintain the unity of the nation. So the constitution of any country does two important things. It divides power and authority of the state. It gives some sort of power and authority to the state so that it can regulate the society, so that it can regulate the society or keep the society in order. बट यदि हम स्टेट को सिर्फ पावर्स एंड अथॉरिटी दे देंगे और सिटीजन्स को कोई राइट्स नहीं देंगे तो ये स्टेट एनार्की में कन्वर्ट हो सकता है, ये स्टेट डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे सोसाइटी में क्योस हो जाएगा, इनस्टेबिलिटी और अल्टीमेटली इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, जिससे स्टेट बनाने का जो मेन रीजन था, राइट, टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, वो खत्म हो जाएगा. सो हमें राइट्स एंड ड्यूटीज को देना पड़ता है सिटीजन को, ताकि पावर एंड अथॉरिटीज जो स्टेट की हैं उसे बैलेंस किया जा सके, टू मेंटेन बैलेंस इन द सोसाइटी. उसी की जवाब हमने स्टेट को बनाया क्यों था? हमने स्टेट को बनाया इसलिए था क्योंकि जब स्टेट नहीं होता, जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, तो लोगों के जो राइट्स एंड ड्यूटीज है ये एब्सोल्यूट बनने लगते हैं. हाउ? क्योंकि कोई किसी को रोकने वाला नहीं होता है. जो भी फिजिकली पावरफुल है वो शायद फिजिकली जो लेस पावरफुल है उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करे, राइट. हमने हिस्ट्री में देखा कि जो ब्लैक पीपल्स है उन पर व्हाइट्स ने डिस्क्रिमिनेशन किया. इंडिया की बात करें तो जो लोग लोअर कास्ट में आते थे, राइट, जिनको सोसाइटी को सर्व करने का की जॉब दी गई थी, उनको अपर कास्ट के लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये डिवीजन किया जाता है. स्टेट्स को कुछ पावर एंड अथॉरिटी दी जाती है ताकि लोगों के राइट्स एंड ड्यूटी सुरक्षित रहें और वो एब्सोल्यूट ना बने, और लोगों को राइट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि कोई भी स्टेट या कोई भी अथॉरिटी एनार्की ना बन सके, वो डिक्टेटरशिप ना बन सके, जिसकी वजह से बाद में इनस्टेबिलिटी ना हो. So so this is why we need fundamental rights. Okay. So the another thing we can say that why they are called so, हम इन्हें fundamental rights ही क्यों बोलते हैं? So the first reason we have discussed earlier is that these are the basic or the essential claims or entitlements which are necessary for the all-round development of any human being or any citizen. साथ ही हम इन्हें fundamental इसलिए बोलते हैं because these are the most important part of constitution. और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, बेसिक लॉ ऑफ लैंड. दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड. दिस इज व्हाई दीज आर नोन एज द फंडामेंटल राइट्स. दीज आर द. इसके अलावा दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के रिलेशन में जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन, राइट. तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 इन द केशवानंद भारती केस कहा कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरीके से चेंज कर सकती है, बट इट कैन नॉट हार्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, राइट? बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स दोज फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन विल लूज इट्स आइडेंटिटी, विच आर वेरी बेसिक टू इट्स नेचर, विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड कोलैप्स. तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स में आते हैं. फंडामेंटल राइट्स बिलोंग टू द basic features of the Indian Constitution. These are the basic structure of the Indian Constitution. Why? It they act as foundation of a democratic society. किसी भी डेमोक्रेसी में जो राइट्स होते हैं वो एक फाउंडेशन की तरह काम. और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में जब केशवानंदा भारती की जजमेंट दी तो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जाना चाहिए बिकॉज इट makes the constitution to lose its identity, to lose its basic features. So the fundamental rights of the Indian constitution are part of basic structure of the Indian constitution. इन्हें amend नहीं किया जा सकता to the disadvantage of the citizens, right? We cannot easily amend them. So the fundamental rights are the basic needs of citizens. These are the basic requirement. These are the basic requirement of a citizen for the overall development. So friends, now let us conclude this part of our lecture with the definition of fundamental. And this definition will include all the important elements of the fundamental rights that we discussed now. So fundamental rights are the most basic rights. Fundamental rights are the most basic rights required by an individual, required by any individual or say citizen for his or her overall well-being, which are insured or given by the state. Now,
यहाँ तक ये क्लियर हो जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट बेसिक राइट्स रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज और हर वेलबींग व्हिच आर इंश्योर्ड और गिवन बाय द स्टेट. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why the state will give. The next question is why state will give fundamental rights, because we have created it for this purpose. The constitution has instructed the state. The second sentence would be the constitution instructs the state to do so, right? And therefore state empowers. State kya hai? State is a status, right? State is a status that there is a culmination of four components, yani ki population, territory, government, which is sovereign. So state is actually a status. Therefore, a state empowers one of its components called government to do this task. To do this task, which is a body. हम गवर्नमेंट के बारे में भी लिख सकते हैं, which is a body or let's say group of pupils established to govern the country, to protect the country and its citizens, and improve the well-being. इसीलिए तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट को क्रिएट किया है, वरना जरूरत क्या थी? पहले भी राजाओं के टाइम पर तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते थे, बट सोसाइटी को जरूरत क्यों पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की? यही वो उसका मेन रीजन है. हेंस फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट बेसिक राइट्स रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज और हर वेल बीइंग which are ensured by or given by the state. Now, why the state gives? Because the constitution instructs the state to do so. Therefore, the state empowers one of its component called as government to do this task. Government is a body of peoples established to govern the country, the country, to protect its citizens and improve the living conditions. हमारी सोसाइटी बेहतर बन सके, हमारी लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो सके, इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट को क्रिएट किया है, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर विद द basic meaning and definition of fundamental rights. Now let us look at the evolution of the fundamental rights. Now let us look at the evolution of fundamental rights. So जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के केस में तो हमें राइट्स आजादी के बाद ही मिले, राइट? इंडिया हैड बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो इंडिया गॉट इट्स फंडामेंटल राइट्स ओनली इन 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट में आया. बट फंडामेंटल राइट्स की जो हिस्ट्री है ये काफी पुरानी है. उस हिस्ट्री को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में फंडामेंटल राइट्स कब आए, और फिर हम समझेंगे कि इंडियन हिस्ट्री में फंडामेंटल राइट्स कब इवॉल्व हुए. सो फ्रेंड्स, देयर इज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड मैग्ना कार्टा. देयर वाज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड मैग्ना कार्टा. मैग्ना कार्टा वर्ड का मतलब क्या है? सो मैग्ना मीन्स समथिंग विच इज मैग्निफिशिएंट, right? Something which is great. I hope you can understand it. So magna means something which is magnificent or something which is great, and carta means a charter, right? Charter का मतलब क्या होता है? Something which has legal enforceability, something which has legal enforceability, right? Something which is written, right? Some sort of agreement which has to be followed, which is binding. So Magna Carta was a document which evolved over the 30th and 40th century. तो होता क्या है? In 1215 what happens that इंग्लैंड में एक किंग थे. देयर वाज अ किंग इन इंग्लैंड जिनका नाम था किंग जॉन. सो लाइक एनी अदर किंग ही वाज आल्सो अ लिटिल क्रूअल, राइट? ये इतना क्रूअल था कि मोस्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स वर स्लेव्स एंड बॉन्डेड लेबर्स. 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी इनके स्टेट की, इनके किंगडम की, वो ट्रैप में थी लॉर्ड्स की. जैसे कि हम बात करें तो हर सोसाइटी में जो पॉपुलेशन होती है वो डिवाइडेड होती थी पहले के टाइम पर दो ग्रुप्स में. एक तरफ होते थे लॉर्ड्स जिनके पास लैंड है बहुत सारा. यदि हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हम इन्हें बोलते थे जमींदार, राइट? और दूसरी तरफ होते थे लेबर्स, या जिन्हें आप स्लेव्स भी बोल सकते हैं. सो 90% ऑफ द पॉपुलेशन
was the slaves, right? And the 10% of the lords and zamindars were controlling these 90% pupils under the kingship of King John. But King John was very cruel, right? Even most of even he kept his own relatives or even wife in jail. Why? Because he was a king who was like all other kings, had only three jobs: war, women, and wine. पहले के राजाओं के यही तीन शौक होते थे, या तो वॉर पर जाते थे, और पूरे टाइम तो वॉर पर रहते नहीं थे, तो जब वॉर नहीं होता तो वो अपने प्लेजरेबल एक्टिविटीज पर फोकस रखते थे. वाइन एंड वुमेन आर दी. सो व्हाट हैपेंड कि दीज जमींदार्स वर चार्ज्ड विद हैवी टैक्सेस. इन्हें वहां पर उस टाइम पर बैरन्स बोला जाता था. सो अंडर द किंगशिप ऑफ किंग जॉन दे हैड टू पे ह्यूज टैक्सेस. तो यदि हम बात करें वहां की सोसाइटी की, तो ये लेबर और स्लेव्स तो परेशान रहते ही हैं हर सोसाइटी में. बट इन दिस सोसाइटी, because of huge taxes, these barons were also frustrated. तो दोस्तों हुआ क्या कि ये जो बैरन्स थे ये बहुत ही ज्यादा टैक्सेस पे करते थे. सो दे वर फ्रस्ट्रेटेड. सो व्हाट दे डिड, दे वंस किडनैप्ड द किंग एट अ प्लेस कॉल्ड रनीमेड. सभी बैरन्स ने मिलकर रनीमेड नाम की जगह पर किंग को किडनैप कर लिया, राइट? और किडनैप करने के बाद इनको फोर्स किया कि ये इन्हें कुछ राइट्स दे टू नेगोशिएट द डील्स, राइट? टू नेगोशिएट सम डील्स. तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने एक चार्टर बनाया और किंग को फोर्स किया कि इसमें जो भी चीजें लिखी हैं, जो भी एग्रीमेंट की डिटेल्स लिखी हैं, इन्हें आप पास कीजिए, अदरवाइज वी विल किल यू. सो द फर्स्ट टाइम द किंग जॉन was forced to give some sort of rights, or in simple terms you can, or in more particularly you can say that some sort of written rights बाइंडिंग होता था. वरना इससे पहले किसी भी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में किंग या मोनार्क, तो दोस्तों होता क्या था कि पहले की सोसाइटी में जो किंग्स एंड क्वींस होते थे वो अपने विम्स एंड फैंटेसीज पर काम करते थे, राइट? वो पहले. सो इन द सोसाइटी अंडर द किंग्स एंड क्वींस, जो किंग्स एंड क्वींस होते थे वो अपनी विम्स एंड फैंटेसीज पर काम करते थे. जो उन्हें पसंद आ गया वो लॉ है, जो उन्हें नहीं पसंद है वो अगेंस्ट द लॉ है. तो सपोज उन्होंने कोई रूल बनाया कि यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ रेप करेगा तो उसे डेथ पनिशमेंट दी जाएगी, और कल के दिन पता चलता है कि उन्हीं के किसी बेटे ने या उनके किसी मिनिस्टर ने या उन्होंने खुद ने किसी का रेप किया, तो वो उस टाइम पर उस लॉ को बहिष्कार कर देते थे अपने लिए और खुद को प्रोटेक्ट कर लेते थे. सो पहले की सोसाइटी में क्योस होता था. तो पहली बार जब बैरन्स ने यहाँ पर किंग को किडनैप किया तो उनसे एक रिटन चार्टर लिखवाया, एक रिटन एग्रीमेंट लिखवाया, जिस पर उन्होंने कुछ कंडीशंस लिखवाई. बाद में चलकर ये कंडीशंस टाइम टाइम पर टाइम टाइम्स पर मॉडिफाई होती रही. बट दिस वाज द टाइम, इन द ईयर 1215, or more specifically in June 1215, this was the first time when any king in the history of mankind gave some sort of rights, gave some sort of, claims to its citizens. So this year is considered to be the time when rights evolved. तो मेनली जो इन राइट्स की डिमांड थी, यहाँ पर दो तरीके के राइट्स डिमांड किए गए थे. पहला, रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ में बैरन्स ने ये डिमांड किया कि बैरन्स का जो स्टेटस होगा, राइट, इट वुड बी इक्वल टू किंग. बैरन्स के ऊपर जो भी रूल एंड रेगुलेशन लागू होते हैं वही रूल एंड रेगुलेशन किंग पर भी लागू होंगे. ऐसा नहीं होगा कि किंग को सभी लॉ से प्रोटेक्शन मिले, और उन्होंने यहाँ पर जो जो एग्रीमेंट में कहा है वो उन्हें मानना होगा. साथ ही जो उन्होंने दूसरी चीज डिमांड की वो थी राइट टू इक्वालिटी. देयर वाज अ डिमांड फॉर इक्वालिटी, सो सम डिग्री ऑफ इक्वालिटी वाज आल्सो गिवन. दीज टू प्रिंसिपल्स, ये जो दोनों प्रिंसिपल हैं, ये बाद में बहुत सारी कंट्रीज में रिवॉल्यूशन का कारण बने. जैसे कि यदि हम बात करें, यूएस रिवॉल्यूशन जो हुआ वो भी इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर हुआ. फिर उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें भी राइट्स की डिमांड हुई, लिबर्टी के राइट्स की, इक्वालिटी के राइट्स की, फ्रेटर्निटी के राइट्स की. रशियन रिवॉल्यूशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, राइट? रशियन रिवॉल्यूशन भी राइट्स को बेस में रखकर ही हुआ था. उसके अलावा यदि हम बात करें हमारे एशिया एंड अफ्रीका कंटिनेंट की, तो अफ्रीका में जब नेल्सन मंडेला ने रिवॉल्यूशन किया तब उन्होंने भी राइट्स ही तो मांगे थे. यदि हम बात करें इंडिया की, तो महात्मा गांधी ने या दूसरे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए क्या डिमांड्स की थी? हमारे लिए राइट्स ही मांगे थे. सो दिस वाज द टाइम व्हेन राइट्स स्टार्टेड टू इवॉल्व. तो अर्लियर जो ये राइट्स का चार्टर होता था, इसे सिर्फ कार्टा बोला जाता था, राइट? बाद में जब हर कंट्री इसे अडॉप्ट करने लगी, यूएसए में, जैसे कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें उन्होंने एक प्रोविजन डाला बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स. और यहीं से इंस्पायर होकर इंडिया में भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इन्वॉल्व किया है. सो जब सारी की सारी कंट्री इस तरीके के राइट्स के
चार्टर को या राइट्स के कार्टा को आप जिसे बोल सकते हैं, इट इज कार्टा मींस एक्चुअली अ पीस ऑफ पेपर वेयर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट, सम सॉर्ट ऑफ एग्रीड एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट। तो जब ये राइट्स के चार्टर्स सभी कंट्री अडॉप्ट करने लगी तो इट बिकेम मैग्ना। मैग्ना मींस समथिंग विच इज ग्रेट, राइट, समथिंग विच इज मैग्निफिशियंट, सो वी कॉल इट मैग्ना कार्टा। और इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में मेंशन है, हम इस पार्ट को कभी कभी बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन वर्ल्ड। यदि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में राइट्स कैसे इवॉल्व हुए? जैसे कि हमने जाना कि हमें हमारे जो राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आए। कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया 26 ऑफ नवंबर 1949, which came into enforcement completely or in a fully functional way from 26th of January 1950। बट जो इंडिया में राइट्स का एवोल्यूशन है वो अभी से नहीं, वो काफी पहले से हुआ था। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट हिस्ट्री एज वेल। सो इंडिया में यदि हम डिफाइन करना चाहें तो वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री में फंडामेंटल राइट्स या राइट्स का एवोल्यूशन कब हुआ? मेडिवल पीरियड। यदि हम क्लासिफाई करना चाहें हिस्ट्री को एंशिएंट में, मेडिवल में, मॉडर्न पीरियड में, तो मेडिवल पीरियड में राइट्स इवॉल्व हुए इन दी वर्ल्ड। जब बात हम करें इंडिया की, तो इंडिया में राइट्स इवॉल्व होते हैं इन दी मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। पहला, इंडिया में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है विद द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 से लेकर 1857 तक। इस दौरान हम कंपनी रूल के अंडर में थे, राइट। द सेकेंड पार्ट ऑफ इंडियाज मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट्स विथ क्राउन रूल। जब 1858 में कंपनी रूल खत्म हुआ और क्राउन रूल आ गया, जो कि चला 1947 तक। सो दिस वाज द टाइम। तो सबसे पहले इंडिया में जब क्राउन रूल आया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, टू एक्ट एज बफर, राइट, टू एक्ट एज लिंक बिटवीन पीपल्स ऑफ इंडिया एंड द क्राउन रूल। ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ओरिजिनली इसलिए बनाया गया था ताकि इंडिया के जो लोग हैं इनकी डिमांड्स को और इनकी नीड्स को कन्वे कर सके क्राउन तक, और क्राउन उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम कर सके। तो धीरे धीरे पब्लिक एक्सप्रेशन बढ़ रहा था विद द कमिंग ऑफ द क्राउन रूल, क्योंकि कंपनी रूल से थोड़ी बेहतर सर्कमस्टांसेस, ऐसा हमें लगा कि बेटर सर्कमस्टांसेस होंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। सो थ्रू आउट द क्राउन रूल वी केप्ट बार्गेनिंग फॉर राइट्स। सो व्हाट हैपेंस इन 1895, डॉक्टर एनी बेसेंट, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था होम रूल मूवमेंट में, इन्होंने पहली बार एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया, जिसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल भी बोला जाता है और इसे स्वराज बिल भी बोला जाता है। तो फर्स्ट टाइम डॉक्टर एनी बेसेंट ने इंडिया का एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया और इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजा ताकि वो इसे पास करे। हालांकि इसे पास नहीं किया गया, लेकिन पहली बार इस बिल में इन्होंने कुछ राइट्स की डिमांड की, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमें ब्रिटिश के रूल के समय प्रेस को, लोगों को ये आज़ादी नहीं थी कि हम ब्रिटिश क्राउन को ओपनली क्रिटिसाइज कर सकें, तो उन्होंने कुछ फ्रीडम मांगे, राइट, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कुछ स्पेशल राइट्स मांगे फॉर दी डाउन ट्रॉडन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, राइट। इसके अलावा उन्होंने एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की मांग की। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन सम सॉर्ट ऑफ राइट्स वर डिमांडेड इन इंडिया इन 1895 by डॉक्टर एनी बेसेंट थ्रू अ ड्राफ्ट नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। उसके बाद 1918 में, अब काफी समय हो चुका था इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी बने हुए, जो कि 1885 में बनी थी। 1918 में 1914 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इंडियन आर्मी की जरूरत थी ताकि वो इंडिया को प्रोटेक्ट कर सके, सो दैट कोई और कंट्री आकर इंडिया में और उनकी कॉलोनी में कंट्रोल ना कर सके। तो उन्होंने कुछ प्रोमिस किए, उन्होंने प्रॉमिस किए कि हम आपको कुछ राइट्स देंगे आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो इन 1918 जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि अब टाइम आ चुका है कि अब वॉर खत्म हो चुका है और अब आप अपने प्रोमिस को पूरा कीजिए और हमें कुछ राइट दीजिए। तो इन लोगों ने कुछ राइट्स डिमांड किए, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, और कुछ तरीके के फ्रीडम की डिमांड की कि अब आप हमें ये राइट्स दीजिए इन 1980। बट हुआ क्या, ब्रिटिश वर ऑलवेज क्रूअल। इन 1919 दे पास्ड मॉन्टैग चेम्सफोर्ड
रिफॉर्म्स जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा भी है इन द फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये काफ़ी ड्रैकोनियन थे, राइट? इनमें हमें बहुत सारे राइट्स हमसे छीन लिए गए, और ना कि सिर्फ छीने गए, जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तो ब्रिटिश ने मार्शियल लॉ लगा दिया। जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ और उस दौरान हमें सारे राइट्स हमसे छीन लिए गए, लोगों को जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, साथ ही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलने वालों को के साथ क्रूएलिटी हुई, राइट? उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुई, ह्यूमिलिएशन हुआ। इसके बाद 1925 में इसके बाद 1925 में एक कमेटी थी जिसने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल बनाया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल बनाया, जिसमें अगेन कुछ राइट्स की डिमांड हुई, जैसे कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अब लोगों की कॉन्शियसनेस बढ़ रही थी, उन्हें समझ में आ रहा था कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइम पर फ्रीडम फाइटर्स ने एलिमेंट्री एजुकेशन के राइट मांगे, साथ ही जेंडर इक्वालिटी के राइट्स मांगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ मांगी कि सभी के लिए लॉ समान होनी चाहिए। जैसे कि यदि आपको पता हो तो उस समय काफी तरीके के ड्रकोनियन लॉज थे, जैसे कि बहुत सारी सिविल सर्विसेज पोस्ट पर इंडियंस अलाउ नहीं थे, सिर्फ ब्रिटिश अलाउ थे। स्पीच के राइट नहीं थे, तो इस तरीके के राइट्स भी डिमांड किए गए। एंड देन इन 1928 also under मोतीलाल नेहरू, who was the father of जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी फिर से कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया और रिक्वेस्ट की कि पास के करे ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसमें भी इन्होंने कई तरीके के राइट्स मांगे, लेकिन वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं हुए। देन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, वहाँ भी हमें कोई राइट्स नहीं मिले। फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, जब हम आज़ाद हुए, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इन्होंने इसे प्रेफरेंस दिया और फ्रीडम के तुरंत बाद ये डिसाइड किया कि हम अपने सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स देंगे जो कि इंडियन सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा स्ट्रगल चल रहा था, तब हमने अपने लोगों से कुछ वादे किए थे। हमने उनसे वादा किया था कि जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हम आपको कुछ राइट्स देंगे, जैसे कि जो अनप्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनको राइट टू इक्वालिटी मिलेगा, उनके साथ कोई अनटचेबिलिटी नहीं करेगा, सभी को समान अधिकार मिलेंगे, सभी को फ्रीडम होगा कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी बात को रख सकें, वो इंडिपेंडेंटली अपने रिलीजन को फॉलो कर सकें, इवन किसी और रिलीजन को भी एक्सेप्ट कर सकें, वो अपने कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। और साथ ही कुछ ऐसे राइट्स भी दिए अंडर आर्टिकल 20 एंड अंडर आर्टिकल 22, ताकि वो अपने आप को स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन से प्रोटेक्ट कर सके। हम इन सभी राइट्स को डिटेल में समझेंगे जब हम एक एक करके फंडामेंटल राइट से डील करेंगे। सो दोस्तों, जो तीसरा पार्ट है, अभी तक हमने ये समझा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में फंडामेंटल राइट्स का एवोल्यूशन होता है 1215 से, व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम किंग जॉन, राइट, ग्रांटेड सम सॉर्ट ऑफ राइट्स टू द बैरन्स एंड टू द स्लेव्स। वहां से उसका एवोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन हुए, यूएसए में रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ रिगार्डिंग द राइट्स। फिर बात हम करें यदि इंडिया की, तो इंडिया में भी समय समय पर बहुत तरीके के राइट्स की डिमांड रही। पहली बार राइट्स की डिमांड 1895 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने की, राइट। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस भी रेगुलरली राइट्स की डिमांड करता रहा। फाइनली 1950 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया अंडर पार्ट 3, और इसकी इंस्पिरेशन ली हमने यूएसए से। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है बिल ऑफ राइट्स का, जहाँ पर उन्होंने भी कुछ इसी तरीके के राइट्स जो हमें मिलते हैं वहाँ पर दिए हैं। वो सिमिलर तो नहीं है, बट थोड़ी बहुत जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इक्वालिटी के, फ्रीडम के, वो मैच करते हैं। सो इस लेक्चर में हमने समझा फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्शन को। हमने जाना कि फंडामेंटल राइट्स की बेसिक मीनिंग क्या है इसकी। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में समझा हमारे एग्जाम के रिलेशन में। साथ ही हमने इसकी मीनिंग को समझा कि दैट फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट बेसिक राइट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय एवरी इंडिविजुअल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ हिज वेल बीइंग। These rights are provided by the state because the constitution instructs them to do so, and state through government, you know, provides these rights, protects these rights and implement these rights। साथ ही हमने एवोल्यूशन के और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझा। जहां तक बात नेचुरल फीचर की होती है, ऑब्जेक्टिव और एम्स की होती है, ऑब्जेक्टिव एम्स को तो हमें समझ में आ ही गया, टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम बिकमिंग एनार्की और बिकमिंग डिक्टेटरशिप। तो इसके अलावा जो नेचर एंड फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स की, हम तभी समझ पाएंगे जब हम इन फंडामेंटल राइट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स को समझना। और दोस्तों याद रखें, इस पार्ट पर बहुत ही ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी, बिकॉज 80% ऑफ द टॉपिक्स have foundation of fundamental rights. So it is very important. Give attention to this lecture and give attention to the upcoming lectures on fundamental rights also.